बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे चैप्टर 1 का फार्मूला रिवीजन क्लास 12th का। देखते हैं सबसे पहले इसमें कौन सा पहला फार्मूला है। यदि मान लो जैसे दो चार्ज है Q1 और Q2, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है R है, तो उस केस में हम फोर्स का फार्मूला लगाएंगे। फोर्स का फार्मूला क्या होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जहाँ पे Q1 क्या है, इसके ऊपर चार्ज, Q2 क्या है, दूसरे बॉडी के ऊपर चार्ज, उनके बीच का डिस्टेंस जो है सो R है। जो डिस्टेंस लेते हैं वो हम कहाँ से लेते हैं, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेते हैं और ये पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। अब उसके बाद आते हैं K की वैल्यू चेंज करता है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। यदि मान लो जैसे वैक्यूम है या एयर है तो उसके लिए K की वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर फॉर वैक्यूम। तो वैक्यूम के लिए ये वैल्यू होता है K का 9 × 10⁹ वैक्यूम या फिर एयर के लिए। इसके अलावा यदि कोई मीडियम आ गया, मान लो मीडियम आ गया, तो मीडियम के केस में फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा बोलो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। एप्सिलॉन r क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम या फिर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। यहाँ पे एप्सिलॉन r को रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हम बोलते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये किसका फार्मूला था, फोर्स इन ए वैक्यूम का। के की जगह पर यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर देंगे तो यह फोर्स इन ए वैक्यूम का फार्मूला बन जाएगा। यानी फोर्स इन ए मीडियम जो होगा, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r। और यहाँ पे देखो एप्सिलॉन r की जो वैल्यू होती है वो 1 से हमेशा ग्रेटर होती है। कितनी होती है, 1 से हमेशा ग्रेटर होती है। यानी फोर्स इन ए मीडियम जो होगा, फोर्स इन वैक्यूम से हमेशा कम आएगा। यदि कोई बोले कि सबसे ज़्यादा फोर्स किस में होता है, तो वैक्यूम या फिर एयर में होता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है फार्मूला नंबर 4 में क्या गिवन है, यहाँ पे देखो Q चार्ज है, R डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज Q है, R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या फार्मूला होगा, KQ बाय R स्क्वायर। Q यहाँ पे चार्ज का वैल्यू हो गया, R हो गया डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। यदि मान लो कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, उसके ऊपर यदि मान लो फोर्स निकालना होता है तो फोर्स हो जाता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है फोर्स अपॉन चार्ज। डेफिनेशन से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है किसी भी पॉइंट पे, वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो यहाँ पे क्या है, Q0 चार्ज पे फोर्स मान लो F लग रहा है तो यूनिट चार्ज पे कितना हो जाता है, F/Q0। तो ये फॉर्मूला बन गया। उसके बाद आता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू सेपरेशन। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में जानते होगे, दो चार्ज लेते हैं -Q और +Q। यहाँ पे चार्ज की बात करते हैं तो -Q और +Q लेते हैं और इनके बीच का जो सेपरेशन होता है उसको हम 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो जाता है Q × 2a। जैसा कि हम जानते हैं कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है। कोई बोले कि डायरेक्शन किधर होता है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन -Q से +Q की तरफ होता है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट फार्मूला 7 में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट द एक्सियल लाइन। अब सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि एक्सियल लाइन क्या होता है। एक्सियल लाइन यानी लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज। यहाँ पे जैसे -Q है, +Q है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे P पॉइंट पे निकालना है और डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं ये जानना जरूरी है। डिस्टेंस हम कैसे लेते हैं, सेंटर से। डायपोल का जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ से हम R डिस्टेंस लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2kp/r3। K वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला, ज़्यादातर हम एयर में निकालते हैं तो एयर के लिए 2kp/r³ लेंगे। P कैप लिखा हुआ है, ये क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा। जैसा कि मैंने बताया था डायपोल मोमेंट क्या होता है, किधर होता है, -Q से +Q की तरफ। तो एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है। उसके बाद आते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इक्वेटोरियल लाइन पे कैसे निकालते हैं, देखो अब यहाँ पे जैसे -Q है, यहाँ पे +Q है। इक्वेटोरियल लाइन यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन। कौन सी लाइन होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी ये मिड पॉइंट है और इस पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे R डिस्टेंस पे निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -KP/r³। अब देखो P कैप लगा हुआ है क्या बता रहा है यहाँ पे, माइनस साइन ये बता रहा है कि डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह डायपोल मोमेंट क्या होता है, किधर होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट यानी इस डायरेक्शन में होगा। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इसका भी आपने डेरिवेशन में भी किया होगा। लाइन चार्ज का 2k लैम्डा बाय आर, के वही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। लैम्डा के बारे में जानना जरूरी है। लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लैम्डा होता है Q/L। लैम्डा की वैल्यू जो होता है Q/L होता है। यहाँ पे इस तरीके से हम लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट जो होगा प्लेन शीट की वजह से होता है। अब उसके बाद आते हैं स्फेरिकल सेल के वजह से। देखो इसमें कई सारे केस लेते हैं, स्फेरिकल सेल या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। जैसा कि हम जानते हैं जो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होता है उसमें भी चार्ज कहाँ रहता है, तो सरफेस पे रहता है। यहाँ पे चार्ज जो भी होंगे वो कहाँ पे होंगे, सरफेस पे ही होते हैं चार्ज। ठीक है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होता है R लेस देन R। R लेस देन R मतलब क्या हो गया, इनसाइड वाला पॉइंट। इनसाइड वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। सरफेस पे कितनी होती है, KQ/R²। अब देखो K की वैल्यू यदि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे जो होगा Q/4 पाई R² जो नीचे आया था उसको हम सिग्मा लिख सकते हैं, यानी σ/ε0 भी हम लिख सकते हैं इस केस में, क्योंकि चार्ज जो होता है कहाँ पे होता है, सरफेस पे होता है। सरफेस पे होगा तो यहाँ पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज कर सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया होता है, यानी सिग्मा का जो वैल्यू है चार्ज अपॉन एरिया यानी Q/4 पाई R² होता है। अब उसके बाद जो हम लेते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, R ग्रेटर देन R। R ग्रेटर देन R मतलब क्या हो गया, आउटसाइड वाला केस। आउटसाइड वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है KQ/r²। स्मॉल r यहाँ पे क्या बता रहा है, स्मॉल r डिस्टेंस को बता रहा है कि यानी सेल यदि मान लो ये है तो आप इससे कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है। कोई बोले ठीक है इसका ग्राफ बना के दिखाओ, ग्राफ बना के दिखाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हम कैसे बना के दिखा सकते हैं, जैसा कि हमने बताया इनसाइड वाले पॉइंट पे क्या होता है, 0 होता है। इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी 0 दिखा सकते हैं यहाँ पे। सरफेस पे एकदम से उसका जो वैल्यू आया था वह σ/ε0, यानी जैसे ही r की वैल्यू r हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू σ/ε0 हो जाएगा। और आउटसाइड वाले केस में देखो KQ/R², यानी R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी r जैसे जैसे r बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। ध्यान ये रखना है कभी भी एक्सिस को कट यहाँ पे नहीं करेगा। अब नेक्स्ट फार्मूला टॉर्क का। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, PE sin θ। यहाँ पे थीटा जो है किसके बीच का एंगल है, P और E के बीच का एंगल होता है। अब थीटा की वैल्यू मान लो जैसे 0 डिग्री हो जाए, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो जाए तो उस केस में थीटा 0 डिग्री होगा और उस केस में टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब उसके बाद होता है नेक्स्ट फार्मूला। अब आते हैं मान लो जैसे फाइनाइट लाइन चार्ज दे दिया, यहाँ पे लाइन चार्ज का लेंथ फाइनाइट है, लीनियर चार्ज डेंसिटी मान लो इसका लैम्डा है, r डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये एंगल θ1 θ2 है। तो यहाँ पे EX यानी ये जो लाइन चार्ज जो दिया हुआ है इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन, यानी x एक्सिस की तरफ, इधर की तरफ, तो कितना होता है K λ/r sin θ1 प्लस sin θ2। इसी के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन चार्ज का भी निकाल सकते हैं। अब मान लो इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो जाता, दोनों तरफ क्या हो जाता, इनफाइनाइट, तो उस केस में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती, मान लो जैसे ये इनफाइनाइट चला जाए तो ये एंगल जो है बढ़ने लगेगा और मैक्सिमम एंगल कितना जा सकता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर sin 90 प्लस sin 90 पुट कर देते 1 + 1 तो 2K λ/r, जो कि हमने पहले फॉर्मूला पढ़ रखा है कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से होता है 2K λ/r। EY यानी y एक्सिस की तरफ, यानी लाइन चार्ज के पैरेलल वाले डायरेक्शन की तरफ, इधर की तरफ, तो उसका फॉर्मूला होता है K λ/r cos θ1 माइनस cos θ2। तो इस फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं। बाकी यदि कोई बोले ठीक है सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट के केस में क्या करेंगे, एक एंगल 0 डिग्री कर देंगे, एक एंगल 90 डिग्री कर देंगे, यही अंतर है दोनों फार्मूला में।
ये केवल ध्यान रखना, एक्स एक्सिस जो हमने लिया है ये लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन है, वाई एक्सिस जो है लाइन चार्ज के पैरेलल वाला डायरेक्शन है। तो इस तरीके से हम कोई भी देगा फाइनाइट लाइन चार्ज, सेमी इनफाइनाइट, तो उसकी वजह से हम निकाल सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे देखो रिंग के वजह से, यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इसके ऊपर चार्ज क्यू है और ये एक्सेल लाइन का कोई पॉइंट है, एक्स डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू के क्यू एक्स। एक्स क्या है, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पे, ये रिंग का रेडियस है, प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, इस फॉर्मूले का यूज हम कर सकते हैं। अब देखो कोई बोले मुझे सेंटर पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेंटर पे निकालने के लिए एक्स वैल्यू के क्या करना पड़ेगा, 0। तो जैसे ही एक्स वैल्यू यहाँ पे 0 लिखेंगे पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। अब उसके बाद आते हैं, इसका एक ग्राफ भी है। कई बार ये पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होता है वो प्लस माइनस r/√2 डिस्टेंस पे मैक्सिमम होता है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करके प्रूफ कर सकते हैं। और इसका ये देखो ग्राफ हमने बनाया रखा है, ये ओरिजिन से पास करेगा, यहाँ पे सेंटर पे 0 है और ये दोनों तरफ डिस्टेंस है, मतलब सेंटर से हम इधर भी और इधर भी, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड। जैसे जैसे हम सेंटर से डिस्टेंस बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू शुरू में बढ़ती है, r/√2 डिस्टेंस पे मैक्सिमम होती है, उसके बाद फिर से कम होने लग जाएगी। ये चीज़ इधर भी होती है, दोनों साइड रिंग के दोनों तरफ ये फार्मूला होता है। नंबर 15, फार्मूला नंबर 15 जो था ये इलेक्ट्रिक डायपोल का ही है, लेकिन ये एट एनी पॉइंट वाला केस है कि एट एनी पॉइंट पे जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तब हम कैसे करेंगे। अब मान लो जैसे ये थीटा एंगल पे कोई पॉइंट यहाँ पे है P जो कि r डिस्टेंस पे है सेंटर से, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब सोचो डायपोल पॉइंट का डायरेक्शन -q से +q की तरफ है P, यानी इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ देंगे तो P cos थीटा बनेगा, यानी इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फार्मूला क्या बनेगा, 2kP cos थीटा बाय RQ। जो एक्सियल लाइन का फार्मूला था उसमें P के जगह पे क्या करना है, cos थीटा लगा देना है। उसके बाद परपेंडिकुलर वाले में P के जगह पे कितना पुट करना है, P sin थीटा, यानी kP sin थीटा बाय RQ। इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। मान लो इस लाइन के साथ जो है जो अल्फा एंगल बना रहा है तो उसका वैल्यू हमें निकालना है डायरेक्शन के लिए। तो देखो हमने दोनों कंपोनेंट लिख दिए। अब tan अल्फा लगाओ, tan हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर यानी ये वाला कंपोनेंट यानी ये, तो kP sin थीटा बाय r³ डिवाइडेड बाय 2kP cos थीटा बाय r³। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1/2 tan थीटा। इस तरीके से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो गॉस थ्योरम तो हम लोग पढ़ रखे हैं पहले से ही। गॉस थ्योरम क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या बताता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है E.ds इक्वल्स टू Q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। मान लो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर गिवन होगा तो E∆S cos थीटा करके हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो Q लिया है हमने Q नेट लेना है, यानी नेट चार्ज निकालना है। मान लो जैसे कोई स्फीयर है, इसके अंदर Q1 Q2 Q3 चार्ज दिया हुआ है, तो यहाँ पे फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज को ऐड कर देंगे, यानी Q1 + Q2 + Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी Q की वैल्यू जो लेना है वो नेट चार्ज लेना है। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे, देखो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन रहता है इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे ये क्यूब दिया हुआ है, क्यूब के सेंटर पे कोई चार्ज Q है। अब इससे क्यूब से फ्लक्स निकालना है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर Q चार्ज इंक्लूड है, यानी Q बाय एप्सिलॉन नॉट ले लेंगे। इसी में यदि बोलता वन सरफेस से बताओ इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो क्या करेंगे, टोटल कितने सरफेस है बोलो, 6 सरफेस होते हैं, 6 सरफेस हैं, तो एक सरफेस से कैसे निकालेंगे, 1/6 टाइम कर देंगे, तो 1/6 टाइम चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, देखो ये कोई साइड है, इसके बीच वाला पॉइंट पे है, तो उस केस में फ्लक्स इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, ये जो हम बता रहे हैं पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो वो हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। यानी एक तरह से इसको क्या करना होता है कि इस चार्ज को सेंटर पे ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्यूब इसके बगल में रख देंगे, यानी टोटल फ्लक्स तो चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पे हमने 2 क्यूब रखे हैं, तो एक क्यूब से कितना हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं फार्मूला नंबर 19,
काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब यहाँ पे देखो ये एजेज है, इसके मिड पॉइंट पे है। अब इसको सेंटर पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टोटल 4 क्यूब लगाने पड़ेंगे। एक इसके ठीक बगल में, एक इसके पीछे और एक इसके पीछे, यानी टोटल जो है हमें 4 क्यूब लगाने पड़ेंगे। यानी एक क्यूब से निकालना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा 1/4 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि टोटल फ्लक्स क्या होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 4 क्यूब हमने लगाए थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आते हैं यहाँ पे कोई किसी भी एक वर्टेक्स पे रख दो, चार्ज यहाँ पे क्यू है, यानी इसको सेंटर पे पहुँचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल 8 क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी। कहोगे कैसे, देखो इसके एक बगल में यहाँ पर रखो, एक इसके पीछे की तरफ रखो, एक इसके पीछे की तरफ रखो, और जो 4 जो नीचे के बने 4 क्यूब नीचे आ गए, एक इसके बगल में, एक इसके पीछे, एक इसके पीछे, और उसके ठीक ऊपर भी 4 क्यूब रख दो, यानी टोटल 8 क्यूब। यानी जैसे मान लो 4 कमरे का 2 फ्लोर हो, तो उस टाइप का समझ सकते हो। तो टोटल फ्लक्स तो हमें पता चल गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी हमें निकालना क्या है, एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा। हमने बताया था टोटल 8 क्यूब की जरूरत पड़ी थी सेंटर पे पहुंचाने के लिए चार्ज को, तो एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो 1/8 टाइम्स हो जाएगा। तो 1/8 टाइम्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आते हैं, देखो ई से हमें निकालना है। जब चार्ज यहाँ पे है तो उस केस में सिर्फ 3 सरफेस से ही फ्लक्स पास करता है। कौन कौन से 3 सरफेस होते हैं, देखो तो ये जो सरफेस है इसे फ्लक्स पास नहीं करेगा, जो इसके पैरेलल में होगा नहीं जाएगा, इससे नहीं जाएगा और इससे नहीं जाएगा। जिस ये जो कॉर्नर वाला ये जो पॉइंट जो है जिस जिस सरफेस से कनेक्टेड हो रहा है उससे कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन है उसमें हम क्या लेते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेज थ्रू द सरफेस नॉर्मली। तो मतलब नॉर्मल लिया जाता है, तो ये पैरेलल चला जाता है, इसलिए इसमें फ्लक्स कोई पास नहीं करेगा। सिर्फ 3 सरफेस से फ्लक्स पास करेगा। ये जो सरफेस दिख रहे हैं इससे नहीं पास करेगा, इससे नहीं पास करेगा, और ये जो पीछे वाला जो है इससे भी फ्लक्स पास नहीं करेगा। तो ये जो 3 सरफेस है इससे कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, सिर्फ 3 सरफेस से फ्लक्स पास करेगा। तो जिस 3 सरफेस से फ्लक्स पास करेगा, मान लो उसके एक सरफेस से हमें निकालना है कि कितना फ्लक्स पास करेगा, तो क्या करेंगे 1/3 टाइम्स क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। अब उसके बाद आते मान लो जैसे ये हेमीस्फीयर टाइप बना देता हूँ, इसके यहाँ पे सेंटर पे चार्ज क्यू रख दिया, तो इस हेमीस्फीयर से कितना फ्लक्स पास करेगा। इसको सेंटर पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक हेमीस्फीयर और यहाँ पे हम बना सकते हैं, यानी टोटल फ्लक्स तो हो जाता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी इस हेमीस्फीयर से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी हाफ हो जाएगा। उसी तरीके से इस केस में भी क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब आते हैं हेमीस्फीयर के केस में, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने लिया है वो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो जा रहा है। अब हमें इस सर्कल से, ये जो सर्कल है इससे कितना फ्लक्स पास करेगा वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई है, एरिया वेक्टर किधर लेते हैं, नॉर्मल टू द सरफेस और आउटवर्ड डायरेक्शन। ये जो सर्कल वाला फेस है इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ है, तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो जब हम फॉर्मूला लगाते हैं ई डेल्टा एस कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई है, एरिया कितना होगा इसका पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, थीटा 180 डिग्री इस सरफेस के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और एरिया वेक्टर किधर है नीचे है, तो 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। कॉस 180 कितना होता है -1 होता है, तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। कर्व सरफेस के लिए टोटल ये जो होगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि टोटल फ्लक्स जो होगा 0 होगा, क्योंकि देखो जितना फ्लक्स यहाँ से इंटर करे उतना ही तो बाहर निकल रहा है, तो हमें पता है कि टोटल फ्लक्स कितना होता है 0, यानी सर्कल वाले से माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर आया था, तो यानी इससे भी ई इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। सिमिलरली अब देखते हैं इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस केस में देख रहे हो नीचे की तरफ है, इस सरफेस के लिए निकालो सर्कल वाले के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे, एरिया वेक्टर भी नीचे, तो एंगल हो गया 0 डिग्री। ई एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये जो कर्व सरफेस है उससे कितना हो जाएगा माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टोटल फ्लक्स कितना होता है 0 होता है। अब आते हैं मान लो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से पास कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जितना फील्ड लाइन्स यहाँ से इंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, यानी कर्व सरफेस से भी फ्लक्स कितना होगा 0। सर्कल वाले में 0 होगा, सर्कल वाले में कहोगे 0 क्यों होगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंगल कितना बन गया 90 डिग्री, ई डेल्टा एस कॉस थीटा होता है, तो कॉस 90 कितना रहता है 0, तो इसलिए इस सर्कल वाले सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा।
अब आते हैं ये वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमने लिया है 3 स्फेरिकल सेल लिया है, यहाँ पे Q1 Q2 Q3 इस तरीके से हमने लिया है। इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, इसका रेडियस R3 है। पहला केस R लेस देन R1 यानी कंप्लीटली इनसाइड में, तो वहाँ पे जानते हो कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकेंड केस R1 से ग्रेटर है लेकिन R2 से लेस या उसके इक्वल है, तो उस केस में यदि मान लो जैसे यहाँ पे हम कोई पॉइंट लेते हैं, तो जब हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो इसके अंदर चार्ज जो होगा Q1 आ जाएगा, तो उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा KQ1/R²। हमें देखना है चार्ज कितना उस स्फीयर के अंदर इंक्लोड है। जिस पॉइंट पे भी निकालना है उतने रेडियस का हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस लेंगे और उसके अंदर देखते हैं कि चार्ज कितना है। तो जब हम यहाँ पे R1 से ग्रेटर और R2 के बीच में लेंगे तो चार्ज इंक्लोज जो आएगा वो Q1 आ जाएगा, इसलिए KQ1/R²। सिमिलरली अब आते हैं R2 से ग्रेटर या इक्वल और R3 से लेस, तो इसमें क्या होगा, Q1 और Q2 दोनों चार्ज इंक्लोज हो जाएगा। मान लो जैसे यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे R3 से लेस है, तो चार्ज दोनों इस स्फीयर के अंदर Q1 और Q2 दोनों आ जाएगा, इसलिए हो जाएगा फॉर्मूला में क्या हो जाएगा KQ1+Q2/R²। उसके बाद जो है लास्ट में लेते हैं आउट साइड वाला केस, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू R3, यानी या तो बाहर हो या R3 के सरफेस पे हो, उस केस में तीनों का चार्ज प्लस कर देंगे, यानी KQ1+Q2+Q3/R²। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप अपना स्टडी करते रहें। थैंक यू।